अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजियोफ्लेक्स। आई एम डॉक्टर आयशा। तो हम डिस्कस कर रहे थे अल्ट्रासाउंड थेरेपी। आज के हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसके फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स। तो फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स जो है हमने उसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है: थर्मल, नॉन थर्मल एंड बायोलॉजिकल। जो नॉन थर्मल इफेक्ट्स है वो आगे मजीद कैविटेशन, स्टैंडिंग वेव, अकस्टिक, स्ट्रीमिंग और माइक्रो मसाज में जो है उसकी डिवीजन हुई हुई है। ओके, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं थर्मल इफेक्ट से। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास थर्मल इफेक्ट्स। इसमें क्या होता है कि जब हम टिश्यू जो है वो हमारी अल्ट्रासाउंड वेव्स जो है उनको एब्जॉर्ब करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? हीट में। जब भी अल्ट्रासाउंड वेव्स जो है हमारे टिश्यू में एब्जॉर्ब होती हैं तो वो हीट में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब जब ये हीट में कन्वर्ट हो जाती है तो हीट जो है वो कभी भी 45 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 40 to 45 डिग्री सेल्सियस। पहले भी हमने स्टार्ट में ये डिस्कस किया था क्रायोथेरेपी में कि 15 डिग्री सेल्सियस से कम और 45 डिग्री सेल्सियस से एनर्जी जो है वो कभी भी नहीं होनी चाहिए। ना तो 15 से कम हो और ना ही 45 से ज़्यादा हो। जब 45 से ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, तो वो डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स काज करना स्टार्ट कर देगी। तो हमेशा 45 के नीचे ही आपने एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करनी है। ओके, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि ये जो थर्मल इफेक्ट्स हैं वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। सबसे पहले तो नेचर ऑफ टिश्यू क्या है, इस चीज़ पे डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई ऐसा टिश्यू जिसमें प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा होगा और वाटर का कंटेंट कम होगा तो उसमें क्या होगा, हमारे पास इसकी एब्जॉर्प्शन जो है अल्ट्रासाउंड वेव्स की वो बहुत अच्छी होगी। फॉर एग्जांपल, इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास है लिगामेंट्स, टेंडन्स हो गए, ब्लड वेसल्स हो गई। इनमें हमारे पास क्या होता है कि जो प्रोटीन का कंटेंट होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है और इस वजह से अल्ट्रासाउंड वेव्स की जो पेनिट्रेशन है उसमें ज़्यादा होती है। इसकी जो अगर सेकेंड साइड में हम देखें, हम अगर कंसीडर करें फैट को, फैट में क्या होता है, फैट में जो वाटर का कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है और प्रोटीन का कंटेंट जो है वो कम होता है। और इस वजह से जो फैट है उसके अंदर जो अल्ट्रासाउंड वेव्स है उसकी एब्जॉर्प्शन, उसकी पेनिट्रेशन जो है वो इतनी अच्छी नहीं होती। ओके, सेकेंड चीज़ हम देखेंगे वेस्कुलराइजेशन। इसमें क्या होता है कि अगर उस एरिया की ब्लड सप्लाई अच्छी है तो क्या होगा कि हमारी जो हीट है वो ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब भी होगी और अगर वहाँ पे ज़्यादा हीट हो जाती है तो ब्लड सप्लाई होने की वजह से वो ब्लड जो है उस हीट को ले जाएगा वहाँ से, ठीक है। और अगर उस एरिया की ब्लड सप्लाई है ही नहीं, ठीक है, ब्लड सप्लाई उसकी नहीं है, फॉर एग्जांपल कि हमारी जो भी सुपरफिशियल बोन की पेरियोस्टियम सबसे पहली लेयर होती है, पेरियोस्टियम लेयर होती है, उसमें क्या होता है कि वो एवेस्कुलर होती है, उसकी कोई अपनी ब्लड सप्लाई नहीं होती। अगर हम उस पर कॉन्टीन्यूसली अल्ट्रासाउंड वेव्स जो है वो उसकी अल्ट्रासाउंड वेव्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि हीट जो है वो वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और वहाँ पे ब्लड फ्लो तो होगा नहीं जो उसको रेगुलेट करेगा हीट को। तो क्या होगा, वहाँ पे हॉटस्पॉट के चांसेस हैं और पेरियोस्टियल बर्न जो है वो काज हो सकता है। पेशेंट जो है वो आपको पेरियोस्टियल बर्न की कंप्लेन कर सकता है। तो आपने जो है वो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी भी अल्ट्रासाउंड को बोनी प्रोमिनेंस पे अप्लाई नहीं करना जहाँ पे जो है आपकी ब्लड सप्लाई कम हो। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एग्जांपल आ जाती है पटेला की। पटेला में क्या होता है कि बहुत ही सुपरफिशियल बोन है, उसकी जो फर्स्ट लेयर होगी पेरियोस्टियम उसकी ब्लड सप्लाई नहीं होगी। इसके अलावा और हमारी जो एल्बो है उस पर ऑलिक्रैनल प्रोसेस आ जाता है जिसपे ब्लड सप्लाई जो है वो कम होगी पेरियोस्टियम लेयर में, क्योंकि ये बहुत ही सुपरफिशियल बोन है। तो आपने कभी भी डायरेक्टली अल्ट्रासाउंड को बोनी प्रोमिनेंस पे अप्लाई नहीं करना क्योंकि वहाँ पे ब्लड नहीं है जो उसको बैलेंस कर सके। उसका जो टेम्परेचर है वहाँ का अगर वो ज़्यादा हो गया है तो उसको रेगुलेट कर सके, तो वहाँ पे हीट और पेरियोस्टियल बर्न के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे। उसके बाद आपने जो है वो फ्रीक्वेंसी देखनी है, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा होगी। ये भी बात हमने पहले डिस्कस की थी जब हम पहले नियर और फार फील्ड को पढ़ रहे थे कि जितनी ज़्यादा, फॉर एग्जांपल हम अगर 3 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं तो उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा होगी। वो किस तरह से होगी, 3 मेगाहर्ट्ज़ में क्या है, उसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है, वो सुपरफिशियल टिश्यूज़ जो है उन्हीं में एब्जॉर्ब हो जाएगी और डीप टिश्यूज़ तक एनर्जी जो है वो कम जाएगी। इसके बरक्स अगर हम 1 मेगाहर्ट्ज़ लेंगे तो वो डीप स्ट्रक्चर्स तक को जाके हीट प्रोवाइड करेगी।
ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मोड्स के बारे में। इसमें हमारे पास दो तरह के मोड्स होते हैं, एक होता है पल्स मोड और एक होता है कॉन्टीन्यूस मोड। कॉन्टीन्यूस मोड में क्या होता है, जो हमें थर्मल इफेक्ट प्रोवाइड करता है। ये जो थर्मल इफेक्ट्स हैं ये हमें कौन प्रोवाइड करता है, कॉन्टीन्यूस मोड की। कंटिन्यूसली आप जो है वो अप्लाई कर रहे हैं और इसकी वजह से क्या हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है अल्ट्रासाउंड वेव्स की वजह से। पल्स में क्या होता है, नॉन थर्मल इफेक्ट्स होते हैं, ये ज़्यादा हीट प्रोवाइड नहीं करते। इसमें क्या होती है कि एक पल्स आती है, फिर ठीक है इसमें क्या होती है, एक वेव आती है, उसके बाद जो है वो थोड़ा रेस्ट पीरियड होता है, फिर से एक आती है। तो ये जो है एक पल्स की फॉर्म में चलती है और इसकी वजह से जो है वो हमें नॉन थर्मल इफेक्ट्स जो है वो देखने को मिलते हैं। तो जो हमारे पास पल्स्ड जो मोड है वो हम यूज़ करते हैं नॉन थर्मल इफेक्ट्स के लिए, और जो कॉन्टीन्यूस मोड होता है वो हम थर्मल इफेक्ट्स गेन के लिए यूज़ करते हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं इसकी एक एग्जांपल। फॉर एग्जांपल नी जॉइंट है या फिर कोई और जॉइंट ले लें, एल्बो जॉइंट है, उसमें क्या हुई है, टेंडन और लिगामेंट जो है उसकी स्टिफनेस हुई है और रेंज ऑफ मोशन उसकी वजह से क्या है, कम है, कि अपनी वो कंप्लीट फ्लेक्शन या एक्सटेंशन जो भी मूवमेंट है वो कंप्लीट नहीं कर पा रहा। तो क्या होगा, तो आप जो है उसमें जब अल्ट्रासाउंड अप्लाई करेंगे उसकी वजह से उसकी जो स्टिफनेस है वो कम हो जाएगी, एक्सटेंसिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। लेकिन एक बात याद रखनी है कि ये हमेशा जो है वो टेम्परेरी जो है वो इफ़ेक्ट्स होंगे, ये कभी भी उस चीज़ को जो है वो परमानेंटली ठीक नहीं करेगा। तो परमानेंट इफ़ेक्ट्स के लिए हमेशा जो है आपने इलेक्ट्रोथेरेपी प्लस मैनुअल थेरेपी का यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस स्टिफनेस को कम करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो कभी भी सिर्फ अल्ट्रासाउंड अप्लाई करने से ये स्टिफनेस कम नहीं होगी, बल्कि आपको जो है स्ट्रेचिंग और मोबिलाइजेशन भी अप्लाई करनी पड़ेगी। अब मोबिलाइजेशन जो है, अगर आपने स्टिफनेस हुई है और सॉफ्ट टिश्यू की एक्सटेंसिबिलिटी करनी है तो मोबिलाइजेशन आप किस ग्रेड में देंगे, ग्रेड 3 में, ठीक है। और इसके बरक्स अगर आपके पास पेन है और हाइपोमोबिलिटी है कि जॉइंट जो है इसमें रेंज ऑफ मोशन भी कम है, तो आप इसमें ग्रेड 1 भी देंगे, ग्रेड 2 भी देंगे और ग्रेड 3 भी देंगे। क्योंकि रेंज ऑफ मोशन कम है, आपने रेंज ऑफ मोशन को जो है वो कंप्लीट करना है। हाइपोमोबाइल है आपका जॉइंट, तो आप जो है ग्रेड 2, ग्रेड 1 और 2 जो है वो हाइपोमोबिलिटी और पेन के लिए देंगे, और ग्रेड 3 जो है वो सॉफ्ट टिश्यू की एक्सटेंसिबिलिटी के लिए देंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है वो है नॉन थर्मल इफेक्ट्स। नॉन थर्मल इफेक्ट्स जो हैं, अभी रिसेंटली हमें पता चला है कि अल्ट्रासाउंड वेव जो है उससे हम नॉन थर्मल इफेक्ट्स भी ले सकते हैं। पहले जो था हमें यही पता था कि हम इससे सिर्फ और सिर्फ थर्मल इफेक्ट्स जो हैं वो ले सकते हैं। अब नॉन थर्मल इफेक्ट्स लेने के लिए जो है आप इसमें 2-3 तरह की चीज़ें हैं, कैविटेशन है, स्टैंडिंग वेव है, अकॉस्टिक स्ट्रीमिंग है और माइक्रो मसाज है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैविटेशन। और इसके अलावा जो पहले डिस्कस कर लें कि नॉन थर्मल इफेक्ट्स जो हैं वो किन किन कंडीशंस में हम ले सकते हैं। टिश्यू रीजनरेशन हो गया, बोन रिपेयर हो गया, उसके अलावा एक्सेलरेट करना, हीलिंग एक्सेलरेट करने के लिए, और क्रॉनिक इस्कीमिक टिश्यूज़ जो हैं उनके लिए। इस्कीमिक टिश्यूज़ में क्या होता है कि ब्लड सप्लाई जो कि वो कम हो जाती है, तो इसको ये क्या करेगा, एंजियोजेनेसिस करा के एंजियोजेनेसिस को एक्सेलरेट कराएगा और वहाँ पे जो ब्लड फ्लो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हमारे पास नॉन थर्मल इफेक्ट्स जो है इन कंडीशंस में वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कैविटेशन। कैविटेशन में बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि टिश्यू फ्लूइड जो है वो सर्कुलर मूव करता है, सर्कुलर मूव करते हैं और बबल्स बनते हैं। जब टिश्यू फ्लूइड जो है वो सर्कल में मूव करता है तो क्या बनते हैं, बबल्स बनते हैं। अब ये जो बबल है, ठीक है, अब इसमें इसकी दो डिवीजन आ जाती है, एक स्टेबल कैविटेशन होती है और एक होती है नॉन स्टेबल कैविटेशन। स्टेबल कैविटेशन में क्या होता है कि जो बबल बनता है हमारे पास, ठीक है, वो टू एंड फ्रो ऑसिलेट करता है, ठीक है, टू एंड फ्रो उसकी मूवमेंट होती है और वो हमारे पास क्या होता है, बर्स्ट नहीं होता, ठीक है। एक तो हमारे पास उसकी टू एंड फ्रो मूवमेंट होती है, दूसरा क्या होता है कि वो हमारे पास बर्स्ट नहीं होता, और वो वर्क किस तरह से करते हैं, माइक्रो स्ट्रीमिंग के थ्रू वो कॉन्ट्रैक्ट होकर रहता है, ठीक है, और माइक्रो स्ट्रीमिंग के थ्रू जो है वो वर्क करता है। कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है, जब कैल्शियम का इन्फ्लक्स ज़्यादा होगा तो हमारे पास क्या होगा कि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है सेल की वो ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरह से जो है ये हमारे पास स्टेबल कैविटेशन जो है वो वर्क करती है। हम ये भी कह सकते हैं कि स्टेबल कैविटेशन जो है वो पल्स्ड जो फॉर्म है उसमें जो रह के है वर्क करती है।
अब जो कैविटेशन है ये क्या करती है, ये हमारे पास सर्कल में मूव करती है, और जब सर्कल में मूव करती है तो बबल बनते हैं। वो बबल जो है वो स्टेबल भी हो सकता है या फिर नॉन स्टेबल भी हो सकता है। ठीक है, स्टेबल में क्या होगा कि टू एंड फ्रो उसकी ऑसिलेटरी मूवमेंट होगी, और इसकी वजह से क्या होगा, मेम्ब्रेन की माइक्रो स्ट्रीमिंग होगी, और मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होगी। जब मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी ज़्यादा होगी तो कैल्शियम का इन्फ्लक्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, और उसकी वजह से मेटाबॉलिक एक्टिविटी सेल की इंक्रीज़ हो जाएगी। और ये जो इंक्रीज मेटाबॉलिक एक्टिविटी है ये हमारे पास टिश्यू रिपेयर, वॉन्ड हीलिंग और बहुत सारी चीज़ों में जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं नॉन स्टेबल कैविटेशन। नॉन स्टेबल कैविटेशन में क्या होता है कि ये जो बबल है ये एक्सपेंड हुआ होता है, और वो किस तरह से होता है, उसमें हमारे पास क्या होते हैं, बबल्स जो है वो ज़्यादा होते हैं। वो क्यों होते हैं, क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी ज़्यादा ली होती है, एनर्जी ज़्यादा दी होती है, और उसकी वजह से जो है वो बबल जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर जाता है, और वो क्या होता है, एक टाइम आता है कि वो बस्ट कर जाता है, बिल्कुल ही फट जाता है। और जब वो बिल्कुल बस्ट कर जाता है तो उसकी वजह से टेम्परेचर और प्रेशर जो है उस एरिया का वो इंक्रीज़ हो जाता है, और हमारे साथ साथ जो हमारी जो लेयर होती है वो सेल में ब्रेन डैमेज हो जाती है उस सेल की। और जब सेल में ब्रेन डैमेज होती है तो यहाँ से क्या होते हैं, जो फ्री रेडिकल्स वगैरह होते हैं उनका लीक आउट स्टार्ट हो जाता है। जब रेडिकल्स लीक होते हैं तो हार्मफुल इफेक्ट्स काज होते हैं। तो आपने जब भी कैविटेशन नॉन थर्मल इफेक्ट्स अप्लाई करने हैं तो हमेशा जो वेव आपने यूज़ करनी है, एक तो आपने पल्स वेव यूज़ करनी है, और दूसरा जो है आपने जो इंटेंसिटी है वो 3 वॉट्स जो है उससे बिलो ही रखेंगे। 1 और 2 जो है वो ज़्यादा यूजफुल साबित होंगी। इसके अलावा आपने कभी भी इसमें जो कॉन्टीन्यूस जो है वो मोड वो यूज़ नहीं करना, और हेड को जो है वो कॉन्टीन्यूसली मूव करना है, कभी भी एक जगह स्टेबल करके नहीं रखना। अगर आप एक जगह स्टेबल करके रखेंगे तो फिर ये सारे जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं ना ये काज होंगे कि एक ही जगह आपने रखा, ठीक है, बबल जो है उसमें एनर्जी जो है वो भर गई, एनर्जी जब बबल के अंदर भर जाएगी तो वो बस्ट कर जाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा कि टेम्परेचर प्रेशर उस एरिया का ज़्यादा हो जाएगा, सेल डैमेज होगा, फ्री रेडिकल्स जो है वो लीक आउट होना शुरू हो जाएंगे, और वो हार्मफुल इफेक्ट्स कॉज करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नॉन थर्मल इफेक्ट्स में स्टैंडिंग वेव किस तरह से बनती है। तो ये हमारे पास क्या है, जो दो वेव्स हैं उनकी ये स्टेबल नोड्स हैं। ये हमारे पास जहाँ पे मैक्सिमम प्रेशर होता है ये एंटी मैक्सिमम प्रेशर है एंटी नोड का, और ये मिनिमम प्रेशर जहाँ पे होता है एंटी नोड पे। अब इस सारे फिनोमेना में होता क्या है, जब इम्पीडेंस हमारे पास क्या होती है, ज़्यादा होती है, जब वेव हमारे पास जाती है इंसिडेंट रे और वो वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, तो उसके रिफ्लेक्ट बैक होने की वजह से क्या होता है कि कंस्ट्रक्टिव वेव बनती है। ये दोनों वेव्स आपस में सुपर इम्पोज हो जाती हैं। एक इंसिडेंट वेव थी और दूसरी क्या थी हमारे पास, रिफ्लेक्टेड। ये दोनों जब सुपर इम्पोज होती हैं तो हमारे पास स्टैंडिंग वेव बनती है, जो ये है। और ये कैसे बनती है, इन दोनों की एनर्जीज जो होती हैं इंसिडेंट की और रिफ्लेक्टेड वेव की, वो एडअप हो जाती हैं, और उनके एडअप होने की वजह से स्टैंडिंग वेव बनती है। अब ये क्या होता है, ये हमारे पास क्या करती है, ये एंडोथीलियल जो सेल्स होते हैं, लेयर होती है, एंडोथीलियल जो है उसको रप्चर कर देती है, और इसमें वही वो जो नॉन स्टेबल कैविटेशन वाला प्रोसेस होता है ना, वही सारा रिपीट होता है कि गैस बबल्स जो होते हैं ना उसमें एनर्जी जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा अकोमुलेट हो जाती है और वो बस्ट कर जाती हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि प्रेशर और टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, एंडोथीलियल जो लेयर है सेल मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो जाती है। और इसके अलावा इसमें ये भी हो सकता है कि प्लेटलेट वगैरह जो होते हैं ना उनकी डेपोजिशन हो जाए, थ्रोम्बस की फॉर्मेशन भी हो सकती है, क्योंकि उसमें जो गैस बबल्स होते हैं ना वो सारे एकोमुलेट हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, तो थ्रोम्बस भी बन सकता है उसकी वजह से। और लेकिन ऐसा कभी क्लिनिक में देखा नहीं गया, क्योंकि हम कभी भी इसको बिल्कुल ही एक जगह पे रख के यूज़ नहीं करते, हम हमेशा इसको सर्कल में मूव करते हैं, और इस वजह से फिर कभी स्टैंडिंग वेव बनती ही नहीं है, और इसके कोई एडवर्स इफेक्ट्स जो है वो हमें कभी क्लिनिक में देखने को भी नहीं मिलते। इफेक्ट्स में हमारे पास है वो है अकॉस्टिक स्ट्रीमिंग। इसमें हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि ये क्या है, ये हमारे पास एक बबल है, और ये उसका फ्लूइड जो है हमारी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में फ्लूइड प्रेजेंट होता है टिश्यूज़ में। तो ये उसकी जो होती है ये सर्कुलर मूवमेंट होती है, यूनी डायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में जो है ना वो इस तरह से, ये देखें इस तरह से
ये सारा जो फ्लूइड होता है ना वो इस तरह से मूव करते हैं। जब हम अल्ट्रासाउंड की वेव्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो बबल जो है वो उसकी क्या कराता है, जो फ्लूइड होता है ना उसकी सर्कुलर यूनिडायरेक्शनल फ्लो जो है उसका कराता है फ्लूइड का, और उसकी जो होती है ना सर्कुलर में मूवमेंट्स होती हैं फ्लूइड की, और इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा आयंस वगैरह प्रेजेंट होते हैं वो फ्लश आउट हो जाते हैं। सेल की जो एक्टिविटी होती है वो इंक्रीज़ होती है, मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी इंक्रीज़ होती है, और इस परमेबिलिटी के इंक्रीज़ होने की वजह से ही हमारे पास जो आयंस हैं, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो क्या होती हैं, वो फ्लश आउट हो जाती हैं। अब जब हमारे पास इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा होती है, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से कैल्शियम का इन्फ्लक्स ज़्यादा होता है। परमेबिलिटी ज़्यादा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा, उससे क्या हो गया, कैल्शियम का इन्फ्लक्स ज़्यादा हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम जो है वो इन अंदर आएंगे, और ये क्या है, सेकंड मैसेंजर होते हैं, वो क्या कराते हैं, जो बायोलॉजिकल फंक्शंस होती हैं उनको इन्हेंस करते हैं। वो क्या करेंगे, हमारे पास प्रोटीन की सिंथेसिस कराएंगे, और प्रोटीन जो है वो हमारे पास क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा जो है अल्ट्रासाउंड वेव्स की एब्जॉर्प्शन कराएगी, और उस वजह से हमारे पास हीलिंग का जो मैकेनिज़्म है, जो पेन है और जो रिपेयर के प्रोसेस हैं वो सारे इन्हेंस हो जाएंगे। अब ये सारा जो प्रोसेस है ये हमारे पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन, जो भी सेल उसकी मेम्ब्रेन के ऊपर, ये कौन से सेल की मेम्ब्रेन पे हो रहा है, ये हमारे पास होते हैं मास्ड सेल जो होते हैं उनकी मेम्ब्रेन के ऊपर ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है। और वो क्या करते हैं, वो हिस्टामीन, ब्रेडिकाइनिन, ल्यूकोट्राइन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन जो भी मीडिएटर्स होते हैं वो रिलीज कराते हैं। ग्रोथ फैक्टर्स जो हैं वो उसको इन्हेंस करते हैं, और इस तरह से क्या होता है, रिपेयर का प्रोसेस जो होता है ना वो ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं और जल्दी से जल्दी जो है वो रिपेयर होती है। तो इस तरह से जो नॉन थर्मल इफ़ेक्ट्स जो हैं वो हमारे पास रिपेयर में, फ्रैक्चर का हो गया या वुंड हीलिंग वगैरह में जो है वो रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारे पास इफेक्ट आ जाता है वो है माइक्रो मसाज। तो जो हमारे पास अल्ट्रासाउंड है इसका कुछ जो इफेक्ट्स हैं वो माइक्रो मसाज के साथ भी थोड़े बहुत रिजेंबल करते हैं। वो किस तरह से करते हैं कि इसमें जो हमारे पास कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन का फिनोमेना हो रहा है कि चीज़ें जो वो कंप्रेस हो रहा है और फिर जो है वो दूर जा रहे हैं। तो इससे क्या होती है कि वो जाके जहाँ पे भी एडिमा वगैरह हुआ है तो उसको क्या करेंगे, जब ये वेव्स आएंगी तो उसको जो है वो वाइब्रेट करेंगी, उसको इंटरस्टिशियल स्पेसेस में जो फ्लूइड है उसकी मूवमेंट होगी। जब हमारे पास उसकी फ्लूइड की मूवमेंट होगी तो एडिमा वगैरह जो है उसको ट्रीटमेंट में हेल्प आउट करेगा। और यही इफ़ेक्ट्स जो हैं अगर हम इसको थर्मल इफ़ेक्ट्स के साथ कंबाइन करके यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो है एक्सटेंसिबिलिटी स्कार की होगी, एडहेजन्स की होगी, वो इम्प्रूव करेगा। और इससे क्या होगी, स्ट्रेचिंग जो है वो इन्हेंस होगी, स्ट्रेचिंग हमारे लिए करना इजी हो जाएगा। और इसके अलावा जो है हमारे पास पेन भी कम हो जाएगा, क्योंकि पेन क्यों हो रहा था, इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, एडिमा इकट्ठा हुआ था तभी तो पेन हो रहा था, इसी वजह से स्वेलिंग हुई थी। तो जब हम एडिमा को रिमूव कर देंगे तो पेन, स्वेलिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी ख़त्म हो जाएंगी। हमारे पास फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं, उसमें रहता है बायोलॉजिकल इफेक्ट। बायोलॉजिकल इफेक्ट जो है उसमें जो अल्ट्रासाउंड वेव्स है उसकी डिफरेंट फेजेस जो है उन पर आके इफेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल इन्फ्लेमेटरी फेज, प्रोलिफरेटिव फेज और रिवॉर्डिंग फेज। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इन्फ्लेमेटरी फेज में क्या होता है कि जब हम पल्स्ड फॉर्म में वेव देते हैं, अल्ट्रासाउंड वेव्स जो हैं वो टिश्यू को प्रोवाइड करते हैं, तो क्या करती है वो वेजो कंस्ट्रक्शन करा देती है, और उसकी वजह से क्या होता है जो स्वेलिंग है या पेन है वो कम हो जाती है। क्योंकि इन्फ्लेमेशन के हमारे पास साइन क्या होते हैं, रेडनेस होती है, पेन होती है और स्वेलिंग होती है, और उस एरिया का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हुआ होता है। तो हमने क्या करना है, इन चीज़ों को कम करना है, तो वेजो कंस्ट्रक्शन करा देंगे, उसकी वजह से जो स्वेलिंग है और पेन है वो कम हो जाएगी। अब पेन किस तरह से कम होगी, पेन में क्या होता है कि जो सोडियम और पोटाशियम पंप है इसकी जो एक्टिविटी है उसको कम करा देती हैं। जब हम अल्ट्रासाउंड वेव्स जो है वो अप्लाई करेंगे अपने किसी भी टिश्यू के ऊपर, तो वहाँ पे जो भी सोडियम पोटाशियम पंप प्रेजेंट होगा वो उसकी एक्टिविटी को कम कर देंगे, क्योंकि जब सोडियम ही नहीं रिलीज़ होगा, जब सोडियम ही कम हो जाएगा तो डीपोलराइजेशन जो है वो नहीं हो पाएगी। और जब डीपोलराइजेशन नहीं हो पाएगी, जो मैसेज है, जो भी हमारे पास सेंसरी स्टिमुलेशंस हैं पेन की, जो हमारे ब्रेन तक जानी है वही नहीं जाएंगी, और उस वजह से हमारा जो पेन है वो भी इनहिबिट हो जाएगा। इसके अलावा ये क्या करती है कि ये जो भी हमारे पास इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होता है उस सारे प्रोसेस को स्पीड अप कर देती है। वो किस तरह से करती है, फॉर एग्जांपल प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स क्या करते हैं कि वो सीरोटोनिन की जो प्रोडक्शन है उसको स्पीड अप कर देते हैं, इन्हेंस कर देते हैं, ठीक है। मास्ट सेल्स में हिस्टामीन या फिर जो भी ब्रेडिकाइनिन, ल्यूकोट्राइन्स, जितने भी इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं उनका जो उनका जो रिलीज़ है उसको जो है वो इंक्रीज़ करा देती हैं। और इसके अलावा मैक्रोफेजेस जो हैं उनको भी इन्हेंस करती हैं। मैक्रोफेजेस ने क्या करना होता है कि जो भी इन्फ्लेमेटरी
डेब्रिस जो है वो इकट्ठा हो गया होता है, तो उसने उस डेब्रिस को जो है वो क्लियर करना था। तो इस तरह से ये सारे जितने भी प्रोसेस है ना उनको स्पीड अप कर देती है और इसकी वजह से जो वुंड हीलिंग है वो एक्सेलरेट होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज में ये क्या करती है, एक तो कंट्रैक्शन कराती है वुंड की, दूसरी जो अगर री एपिथेलियल लाइन, फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसी इंजरी हुई है जिसकी वजह से हमारी जो एपिथेलियल है वो डैमेज हो गई है, तो ये क्या करेगी, ये हमारी जो एपिथेलियल है उसको रिकंस्ट्रक्ट करवाएगी, री एपिथेलियल लाइन जो है उसकी फॉर्मेशन कराएगी जल्दी से जल्दी। अब इसमें हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास क्या होते हैं, जब हम इन्फ्लेमेटरी फेज के बाद जो प्रोलिफरेटिव फेज होती है तो ग्रेनुलेशन टिश्यूज़ की फॉर्मेशन होती है। उसमें क्या होती है, एंड सबसे पहले क्या होता है, एक हमारे पास प्रोसेस होता है एंजियोजेनेसिस। इसमें क्या होती है, नई ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन होती है। उस एरिया में नई ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन होती है ताकि ब्लड फ्लो उस एरिया का ज़्यादा हो और वहाँ पर जो है वो रिपेयर का प्रोसेस जो है वो इन्हेंस हो सके। इसके अलावा क्या करती है, कनेक्टिव टिश्यू की फॉर्मेशन कराती है। कनेक्टिव टिश्यू में क्या आ जाता है, हमारे पास कोलेजन आ जाते हैं टाइप 1 और टाइप 2। इसके अलावा हाइलुरोनिक एसिड आ जाता है, तो उसकी सिंथेसिस जो है वो भी इंक्रीज कराती है। और सेकंड स्टेप में ये क्या करती है कि जो सेलुलर इनफिल्ट्रेट होता है उसको इन्हेंस कराती है। इसमें क्या आ जाता है, मैक्रोफेजेस आ जाते हैं और फिब्रोब्लास्ट आ जाते हैं। ठीक है, पहले भी हमने देखा कि मैक्रोफेजेस जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज कराती है ताकि जो है वो हमारे पास डेब्रिस उसको क्लियर कर लें जल्दी और हमारे पास आगे जो है वो अगला प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो सके। अब इसमें क्या होता है कि जो फिब्रोब्लास्ट और एंडोथेलियल सेल्स और मायोफिब्रोब्लास्ट वगैरह होते हैं, ये क्या करते हैं, ये कैल्शियम जो है उसका इन्फ्लक्स जो है वो इंक्रीज कराते हैं। जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर कैल्शियम जो है उसका इन्फ्लक्स इंक्रीज कराते हैं। जब उसका इन्फ्लक्स इंक्रीज होगा, कैल्शियम ज़्यादा आएगा, तो हमारे पास क्या होगा, प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, कोलेजन की फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा होगी और वो क्या करेगी, वो हमारे पास जो हमारी रिपेयर है उसके प्रोसेस को इन्हेंस करेगी। अब फिब्रोब्लास्ट क्या करते हैं, ये हमारे पास मोटिलिटी को इंक्रीज कराते हैं। ठीक है, और मायोफिब्रोब्लास्ट का क्या काम है, ये जो हमारे पास हमारे जो एजेस होते हैं ना वुंड के, उसको जो है वो कंट्रैक्ट और उसकी जो है ना वो कंट्रैक्शन कराते हैं टूवर्ड ईच अदर। ठीक है, उसको जो है वो एक दूसरे के करीब जो है वो पुल करते हैं जो हमारे एजेस होते हैं वुंड के। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं रिमॉडलिंग। रिमॉडलिंग में क्या होता है कि रिमॉडलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्कार बनते हैं। अब स्कार में क्या होता है कि कई दफ़ा इसको ईयर्स और मंथ्स और ईयर्स लग जाते हैं स्कार की फॉर्मेशन होते होते। अब स्कार में क्या होता है कि हमारा जो भी इंजरी हुई है जहाँ पे नई एपिथेलियल बनी है उसको टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इसमें क्या होता है कि जब स्कार बनते हैं तो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है उस एरिया की ज़्यादा से ज़्यादा होती है। अब कई दफ़ा क्या होता है कि या तो कोलेजन जो है जिसने हमारे पास स्कार की जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी थी, प्रोटीन कम है, कोलेजन जो है वो कम है, और या फिर उसकी या तो उसकी अमाउंट ही कम है या फिर उसकी ओरिएंटेशन सही नहीं हो रही। फॉर एग्जांपल तो अल्ट्रासाउंड वेव उसमें जाके क्या करेंगे, अल्ट्रासाउंड जो है वो कोलेजन की अलाइनमेंट जो है उसको प्रॉपर तरीके से कराएंगी, उसकी जो अलाइनमेंट है उसको ठीक करेंगी और उसकी वजह से जो है वो स्कार जो है वो ईजियर जो है वो बनेगा। आई होप सो आपको जो है वो फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई बात समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे पर्सनल पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और अपने क्लास फेलोज़ के साथ लाजमी शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।